राम राम जी। सभी दर्शकों को, सभी भाई बहनों को राम राम। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं भाई सौरभ सोमवंशी जी। सौरभ भाई राम राम। राम राम महाराज। आप सौरभ भाई मूलतः वाराणसी बनारस के रहने वाले हैं? महाराज जी, मैं बेसिकली रहने वाला प्रतापगढ़ का हूँ। पढ़ाई लिखाई हमारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है और मैं लखनऊ में ही रह करके पत्रकारिता करता हूँ। अच्छा, आप लखनऊ में फ्रीलांस पत्रकारिता जी। करते हैं। आपका लिखा हुआ एक लेख इन दिनों बड़ा पॉपुलर, बड़ा वायरल हो रहा है जी। उत्तर प्रदेश में और बल्कि देश के सभी हिस्सों में, जिसमें आपने उत्तर प्रदेश में अभी जो ये चुनाव का रिजल्ट आया है और इसमें जो भाजपा की करारी हार हुई है, इन कारणों जी। की समीक्षा की है, उस पर विवेचना की है। और जी। उसमें आपने बनारस के, मूलतः बनारस के एक पत्रकार जो कि टीवी 9 के टीवी के डायरेक्टर हैं, शायद न्यूज जी। डायरेक्टर या जो भी हैं, हिमांशु शर्मा जी। जी। हेमंत शर्मा जी। हेमंत शर्मा, जो हेमंत शर्मा नाम है ना उनका, जी। जी। उनका नाम लिया है और उन पे उनकी विवेचना की है। जरा वो तमाम बातें आज हमारे दर्शकों को बताइए आप कि क्या हुआ, क्या है और उनकी क्या भूमिका रही इस चुनाव में, बताइए। देखिए महाराज जी, है ये कहानी कि वो टीवी 9 भारतवर्ष पे बैठे हुए थे डिबेट में। और उसके पहले मैं जब रिजल्ट आया 4 तारीख को, 4 तारीख के पहले जब 1 तारीख की शाम को एग्जिट पोल आने लगे, तो वो चैनल पर बैठे थे और उन्होंने जब रिजल्ट देखा तो एग्जिट पोल तो सब भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करवा रहे थे और यूपी में हाँ 70 की ऊपर की सीटें दे रहे थे। तो एग्जिट पोल के नतीजे पर जब शर्मा जी अपने चैनल पर बैठे थे, तो उस समय बातचीत चल रही थी। उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल वाले 70 सीट बीजेपी को दे रहे थे और पूरे यूपी में 400 पार करवा रहे थे। तब उस समय शर्मा जी ने कहा कि ये सब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। और उन्होंने इसके अलावा एक लाइन बोली कि इन दोनों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश को बना दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिगड़ा हुआ था। अगर उन्हीं के शब्दों में मैं बोलूं तो उन्होंने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मिलकर के बिगड़े हुए उत्तर प्रदेश को बना दिया। अब आप ये देखिए, जब एग्जिट पोल के दौरान 70 सीटें मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में, तब आप ये कह रहे हैं कि बिगड़े हुए उत्तर प्रदेश को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बना दिया। आप उस समय श्रेय योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जब 3 दिन के बाद नतीजे आते हैं, एक्चुअल नतीजे आते हैं, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो स्थिति थी, देश में जो स्थिति थी, वो सब जानते हैं। फिर ये कहते हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी खराब थी, उत्तर प्रदेश में ये था वो था, दुनिया भर की इन्होंने बातें की। वहां पर जो बैठ करके बोले वो तो बोले ही। दूसरे दिन इनका अमर उजाला में एक कॉलम छपता है। अब कॉलम में इन्होंने क्या लिखते हैं, ये कॉलम में ये सबसे पहली लाइन में ही लिखते हैं कि जनता ने योगी राज के करिश्मे को फेल कर दिया। जनता ने योगी राज के करिश्मे को फेल कर दिया, एक चीज। उसके बाद इनकी दूसरी लाइन उसमें होती है कि उत्तर प्रदेश में, जैसे तमाम सारे लोगों ने और तमाम चैनलों पे ये खबर चली कि उम्मीदवारों को लेकर के नाराजगी थी, क्योंकि हर आदमी उत्तर प्रदेश में जानता है कि 30 उम्मीदवार ऐसे थे जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से 26 लोग अपना चुनाव हार गए। तो हर जगह ये नैरेटिव सेट हो रहा था कि टिकट का बंटवारा ठीक तरीके से नहीं हुआ, ये सब चीजें समस्याएं थी। तो शर्मा जी ने उन सब सारी चीजों को दरकिनार करते हुए एक नया नैरेटिव सेट किया इन्होंने कि उम्मीदवारों की नाराजगी से अधिक उत्तर प्रदेश में सत्ता जो चल रही है 7 साल से, उसके विरोध में जो लहर थी, उसके कारण यह परिणाम आया है। उसके बाद ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि 2014 में जिस तरह का जातीय रसायन अमित शाह जी ने बनाया था, उस रसायन को कायम करने में, रेगुलर करने में योगी जी जो वहां पर सत्ता चला रहे हैं वो नाकामयाब रहे हैं। इन्होंने 3 चीजें ऐसी कही। उसके बाद इन्होंने चौथी चीज जो कही उस आर्टिकल में, इन्होंने ये कहा कि राजपूतों का जो विरोध हो रहा था, उसको रोकने का कोई उपाय योगी आदित्यनाथ की तरफ से नहीं किया गया।
योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, ये तो ठीक है, ये तो पब्लिक जानती है क्या किया गया, क्या नहीं किया गया। लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए था कि राजपूतों की नाराजगी किस वजह से थी। गुजरात से वो नाराजगी चली, गुजरात में रूपाला जी किसके खास हैं, ये हर आदमी जानता है। उसके बाद वो नाराजगी हरियाणा गई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद लखनऊ आई, लखनऊ के बाद पूर्वांचल पहुंची, और पूर्वांचल के बाद पहुंच गई वो लाहौर बनारस में। और आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। तो अब ये पता नहीं कौन सा नैरेटिव सेट करना चाहते थे शर्मा जी, ये चीज है। मुझे एक बात बताइए भाई, जब 70 सीट आ रही थी एग्जिट पोल में, तो करिश्मा था मोदी अमित शाह का। जी जैसे ही वो सीट घट के 32 हो गई, तो जी फेलियर हो गया योगी जी का। जी ये नैरेटिव एक आदमी नोएडा के एक न्यूज चैनल पे बैठ के सेट कर रहा है और लेख लिख रहा है। जी अच्छा, ये बताइए कि आखिर ये आदमी, आखिर हम आज इस आदमी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये आदमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में या भाजपा के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कब हो गया महत्वपूर्ण? भाई, इसके जैसे 36,000 पत्रकार जो हैं इस देश में घूम रहे हैं। अच्छा, मैं यकीन मानिए कि मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से बाहर हरियाणा पंजाब में रहता हूं, मैं इस पत्रकार का नाम तक नहीं जानता था। जिंदगी में मैंने पहली बार उस दिन इनका नाम सुना है जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे, जी और जब डिबैकल हो गया और जब आखिर इतना बुरा रिजल्ट क्यों आया, जब इसकी समीक्षा हो गई, तो हमारे एक पत्रकार मित्र ने एक कार्यक्रम में, जो कि हम ही लोग आयोजित कर रहे थे, लखनऊ में ही था, उसमें इनका नाम ले दिया कि टिकट का बंटवारा तो इनके कहने पे हुआ है। आखिर ये, जी अच्छा, अभी आपने ही आपके मुंह से मैंने या आपके लेख में, आपने भी तो एक लेख लिखा, उसमें सुना कि यह आदमी अमित शाह का खास है। जी कैसे हुआ ये आदमी अमित शाह का खास? देखिए महाराज जी, अमित शाह के ये खास हैं कि नरेंद्र मोदी जी के खास हैं, ये चीज तो इससे पता चलता है कि जब ये आते हैं लखनऊ में, तो इनके पास मुख्यमंत्री जी को छोड़ करके न केवल मंत्रिमंडल बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार हो, सभी लोग इनसे मिलने जाते हैं। जो एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं जा पाता, तो वो इनसे मुलाकात करने के लिए जाता है। और कई नेताओं को इन्होंने मंत्री बनवाया, कई लोगों को बड़े बड़े पदों पर पहुंचाया। एक बड़े काबिल अधिकारी थे, 3-3 4-4 सरकारों में वो मुख्यमंत्री उनको दरकिनार कर देते थे, लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उनको बुला लिया जाता था। बड़े काबिल अफसर थे। लेकिन उनके कुछ घटनाक्रम मुख्यमंत्री जी को पता चले, तो मुख्यमंत्री जी ने बाद में उनको खेल खेलने के लिए किनारे कर दिया, और खेल खेलते खेलते वो रिटायर हो गए। जब वो रिटायर हो गए, तो करीब साल भर वो रहे अपना इधर उधर, कोई कहा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बड़ा पद मिला। तो उसमें भी इनका बड़ा योगदान रहा है शर्मा जी का। और जहां तक बात अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के खास की है, ये इन अधिकारी महोदय जो बाद में पद पा गए थे, इनका नाम बता देने में कोई बहुत ज्यादा हर्ज नहीं है, बता ही नहीं, दीजिए। अब जैसे देखिए आप, मैंने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी, हमारे मुंह से मत कहलवाइए, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। बड़े अधिकारी हैं, हो सकता है चलिए मेरे ठीक, नाम लेने से वो छोटे अधिकारी हो जाएं, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ खैर, उनके। हाँ, तो उनको उनको पद दिलाने में भी इनका रोल है। उनको पद दिलाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। और एक कांग्रेस के नेता थे, उनके पिताजी भी बड़े नेता थे, वो उनको ला करके अचानक में, जब पूरे देश में आपको याद होगा कि लहर चल रही थी, ब्राह्मण नाराज है, सारी चीजें चल रही थी, तो उनका बड़ा योगदान रहा था उस चीज को, जिसे कहते हैं ना, आग में घी डालने में, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ। वो योगी जी को, मोदी जी को और तमाम सारे भाजपा के नेताओं को गाली देते थे। और बाद में एक दिन पता चला कि महानुभाव उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं, तो उसमें भी इनका बड़ा योगदान था। आप जतिन प्रसाद की बात कर रहे हैं? अब हाँ, आप नाम मान लीजिए, मैं ले दूंगा। चलिए, हाँ, जी फिर उसके बाद
ये अमित शाह के आखिर भाई आप बता, आपके हिसाब से तो ये बहुत पावरफुल आदमी है और योगी जी से ज्यादा पावरफुल आदमी है इस हिसाब से। तो मैंने इतना आपसे कह दिया कि जिस आदमी के पास मंत्रिमंडल ही नहीं, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जाती हो हाजिरी लगाने के लिए, जो आदमी एयरपोर्ट पर ना जा पाता हो, वो उनसे केवल मिलने के लिए जाता हो और अपनी अपनी मांगे रखते हो। और आपको एक चीज और बता दें महाराज जी कि उत्तर प्रदेश में करीब 2 साल से परमानेंट डीजीपी नहीं है। चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन बार बार हो रहा है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है पूरे देश भर का, और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सब देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? इतना बड़ा सूबा है और हर आदमी ये जानता है। तो ये तो दिल्ली में बैठी हुई भाजपा हाईकमान चाहती है, इसलिए न ये सब हो रहा है। हाईकमान बिल्कुल, मैं सीधा सीधा मेरा आरोप है कि ये कहानी है, लेकिन मैं केवल इतना कहूंगा, अगर तकनीकी रूप से मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश में नहीं, किसी भी प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति में हर आदमी जानता है कि गृह सचिव और यूपीएससी के चेयरमैन और उस स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, लोगों की बड़ी भूमिका होती है। तो परमानेंट डीजीपी ना होने का क्या कारण हो सकता है? होम मिनिस्ट्री किसके पास है? अच्छा एक मिनट, जहां तक मेरी जानकारी है, जब 2012-13 में अमित शाह जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, तब उस वक्त ये पत्रकार महोदय जो है इनको डिप्यूट किया गया था, या अमित शाह जी को बताया गया था कि आपको जो उत्तर प्रदेश की जो जमीनी जानकारी है सारी वो यह प्रोवाइड किया करेंगे। तब ये अमित शाह जी के क्लोज आए थे, तब इनसे उनका इंटरेक्शन शुरू हुआ था, ऐसा मुझे बताया गया है। हाँ, उस समय इनका इंटरेक्शन अमित शाह से हुआ, लेकिन उस दौरान तक और उसके 4-5 साल बाद तक ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के भी करीबी हुआ करते थे। यहाँ पर मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 2017 में चुनाव के ठीक पहले इनको यश भारती अखिलेश यादव जी ने ही दिया था, और इन्होंने जो उस दिन 5 जून को जो इनका अमर उजाला में कॉलम छपा है, उसमें इन्होंने मन भर करके अखिलेश यादव की तारीफ की। यहाँ तक लोगों ने कहा कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव का कर्ज उतार दिया, लेख नहीं लिखा। हंसी मजाक में लोगों ने कहा कि इन्होंने अखिलेश यादव को हीरो बताया, मतलब उसमें उन्होंने अखिलेश यादव को अपने आर्टिकल में हीरो बताया, और पहली ही लाइन में बताया है। इन्होंने अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ से कंपेयर किया है और कहा है कि अखिलेश यादव ने योगी राज के करिश्मे को फेल कर दिया। अच्छा चलिए, तो भाई सारी कैबिनेट और सारे बड़े अफसर दरबार लगाने जाते हैं जब ये लखनऊ आते हैं जी, तो ये सारी जानकारी तो योगी जी को भी रहती होगी सब, कि उत्तर प्रदेश में एक पैरेलल पावर सेंटर बना हुआ है, बन रहा है, जो कि सारे बड़े डिसीजंस ले रहा है या दिल्ली हाईकमांड को फीड कर रहा है। अच्छा, टिकट वितरण का सारा काम दिल्ली से हुआ है, ये हर आदमी जानता है। ये उत्तर प्रदेश में आप किसी से भी पूछेंगे तो हर आदमी को पता है कि टिकट का वितरण कैसे हुआ है। अच्छा, ये भाजपा हाईकमांड ने जानबूझ के किया, योगी जी को जो दबा के रखना, उनको काम न करने देना, उनके सिर के ऊपर एक पैरेलल पावर सेंटर बना देना, ये हाईकमांड ने जानबूझ के ही तो किया ना, सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है ये काम। देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि जो 400 पार का नारा था, इन लोगों को लगा कि 400 पार के नारा है और हम पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में ये थे कि हम चुनाव पूरी तरह से जीत रहे हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश सेंटर था, राम मंदिर यहाँ पे था, सारी चीजें थी, तो इन लोगों को लग रहा था कि हम किसी को भी चुनाव लड़ा देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन लोगों ने कुछ 2-3 बातें ऐसी थी जिसको पूरी तरह से नजरअंदाज किया। अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूट करके आए तो उन्होंने 2 चीजें कही। एक कहा कि नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे 2 साल बाद, और वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे और अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। और उन्होंने दूसरी बात कही कि जब सरकार बन जाएगी केंद्र में
मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ को पद से उनके हटा दिया जाएगा। तो अमित शाह साहब ने करीब 5-6 घंटे के बाद कहीं पर बोलते हुए कहा कि केजरीवाल साहब आप अपनी चिंता करिए, मोदी जी की चिंता मत करिए, मोदी जी प्रधानमंत्री पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर वो चाहते तो योगी जी भी पद पे बने रहेंगे, इस बात को कह सकते थे। लेकिन उन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। ये बात एक डिबेट में सुन रहा था तो भाजपा के एक प्रवक्ता कह रहे थे केजरीवाल जैसे हल्के आदमी की बात का जवाब अमित शाह नहीं देते हैं, लेकिन केजरीवाल जैसे हल्के आदमी की एक बात का तो जवाब आपने दे दिया और योगी जी की बात का जवाब योगी जी के संबंधित बात का जवाब आपने नहीं दिया। और एक बात आपको बताएं महाराज जी, पूरा उत्तर प्रदेश ये देख रहा था कि जिस तरह की साजिशें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हुई, एक आदमी केंद्र सरकार से बड़ा नौकरशाह आता है और पूरे चैनलों पर एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि योगी जी के मोदी जी के बड़े खास अफसर हैं, मोदी जी के कान हैं, आंख हैं, सब कुछ यही हुआ करते थे। और उनको बीजेपी के सारे नेता कहने लगते हैं कि आ गए हैं अब मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं अरविंद शर्मा की बात कर रहा हूं। और अरविंद शर्मा जब यहाँ पे आते हैं तो वो मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोगों ने मतलब जहां तक हमको जानकारी है मुख्यमंत्री जी लास्ट टाइम तक उनसे मुलाकात नहीं की, उनको समय ही नहीं दिया, क्योंकि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और योगी जी को विदा कर दिया जाएगा। बाद में जो परिस्थिति हुई आप जानते हैं, मुझको याद है उस समय 16 उपाध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश भाजपा में और बाद में सरकार में उनको कहीं जगह नहीं मिली। 17वें नंबर के प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं अरविंद शर्मा जी। तो योगी जी बोलते कम हैं, लेकिन काम जो करते हैं वो ठोस तरीके से करते हैं और बिल्कुल नहीं बोलते। उनको सब कुछ पता है कि मेरा अपना कौन है, मेरा सगा कौन है और मेरे खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, लेकिन वो केवल काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ जितनी साजिशें हुई हर आदमी जानता है। बहुत सारे लोग गठबंधन के साथी थे जिनकी एक सीट जीतने की हैसियत नहीं थी, उनको आपने जबरदस्ती कैबिनेट में शामिल करवा दिया। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, लोकसभा में जो रिजल्ट आया है यूपी का, उससे 2 बातें एकदम साफ हो गई। कांग्रेस को संजीवनी मिल गई, सपा पुनर्जीवित हो गई। जी बल्कि सपा ने तो वो रिजल्ट दिया जो आज तक कभी नहीं दिया। आज जी समाजवादी पार्टी अपने पूरे राजनीतिक करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पर बैठी हुई है। जी इससे भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, योगी जी की पोजीशन कितनी खराब हुई है यूपी में। देखिए, योगी जी की पोजीशन केवल इतनी ही खराब हुई है कि योगी जी इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत भी राजनीति जानता है उसको इस बात की भली भांति जानकारी है। लखनऊ में आप किसी भी पत्रकार से पूछ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की इच्छा के अनुसार अगर टिकट का वितरण हुआ होता तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन 65 क्रॉस करती, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी 2 साल पहले आपका विधानसभा का चुनाव हुआ तो योगी जी ने केवल चुनाव नहीं जीता महाराज जी, योगी जी मतलब उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने एक सरकार पूरी सफलता पूर्वक चलाई और दूसरी सरकार में बहुमत से सत्ता में आए। ऐसा किसी ने नहीं किया उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी तक। उन्हीं योगी जी पर अगर इस चुनाव के आधार पर कोई टीका टिप्पणी की जाए तो वो सही नहीं है। उनकी इच्छा के अनुरूप टिकट का वितरण नहीं हुआ। वो जहां मोदी जी ने 306 रैलियां की वहां पर उन्होंने 305 रैलियां की। अब इसको आप हंसी मजाक में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एक रैली कर लेते तो मोदी जी के बराबर हो जाते, लेकिन काहे एक रैली कर लेंगे तो मोदी जी के बराबर हो जाएंगे। आप ये सब चीजें देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर इनको हम एक दूसरे से जोड़ेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें निकल करके सामने आएंगी। वो पूरा चुनाव के दौरान मेहनत करते रहे, आपने हर जगह पर उनको नजरअंदाज किया, टिकट के वितरण से आप लेकर के हर जगह पर उनको नजरअंदाज किया गया। राजभर देखिए, राजभर अपना बूथ हार गए, डिप्टी सीएम दोनों अपना बूथ हार गए।
केवल ये बात नहीं थी, एक नैरेटिव जो सेट हुआ था जनता के बीच में, लोगों को लग रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ राजपूतों के नेता हैं, लेकिन जनता में जब जब ये मैसेज जाता है कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर किया जा रहा है, तब तब जनता बीजेपी से नाराज हो जाती है। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं कि पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सारी संख्या में, जो बीजेपी से नाराज हैं, मोदी से नाराज हैं, अमित शाह जी से नाराज हैं, लेकिन वो योगी जी को पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जब लोगों को यह पता चलता है कि इनके खिलाफ साजिश हो रही है, तो जनता अपना जवाब देती है। और एक चीज सबसे बड़ी बात जो थी पूरे चुनाव के दौरान, बीजेपी, आरएसएस और तमाम सारे लोग ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अहंकारी हो गए हैं, मदान्ध हो गए हैं, और ये जो चाहते हैं वो करते हैं। तो इनको बीजेपी के लोगों की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि इनकी ऐसी स्थिति कर दी जाए, ये सरकार तो बना ले लेकिन तानाशाही इनकी न चलने पाएगी। ये मैसेज घर घर दिया गया, बीजेपी के तमाम सारे नेताओं के द्वारा दिया गया, और ये मैसेज जनता के बीच में पहुंचा। एक कारण ये था, और दूसरा कारण ये था कि जो लोग बीजेपी से नाराज थे, बीजेपी से किसी कारण से, जैसे ये योगी जी वाली घटना और तमाम घटनाएं, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने विरोध तो नहीं किया, लेकिन वो लोग वोट देने के लिए नहीं गए। इसीलिए आपको याद होगा कि दूसरे चरण के बाद, तीसरे चरण के बाद अमित शाह साहब लखनऊ आए हुए थे, और वो इस बात पर जोर कम दे रहे थे कि बीजेपी के वो लोग वोट दें, इस बात पर जोर ज्यादा दे रहे थे कि बूथ तक मतदाता पहुंचे। और क्योंकि उनको पता था बूथ तक अगर मतदाता पहुंच जाएगा तो वोट बीजेपी को ही देगा। ये बात अमित शाह को पता थी, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा। मुझे एक बात बताइए, अगर छीछा लेदर को नापा जाए फीता लगा के, जी, तो जितनी छीछा लेदर योगी जी की नहीं हुई, उससे ज्यादा मोदी जी की बनारस में हुई है छीछा लेदर। ये मेरा अब आप एक चीज ये देखिए, शिवराज सिंह चौहान को लोगों ने कहा कि इनको जिस तरह से हटाया गया, उनके नाम पर बीजेपी ने एमपी में मेजॉरिटी बीजेपी को मिली, फिर से सरकार बनी वहां पे, आपने उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख वोट से विदिशा से चुनाव जीते, अमित शाह साहब 6.5 लाख वोट से चुनाव जीते हैं, और देश के प्रधानमंत्री 10 साल से वाराणसी में हैं सांसद। वहां के एक एक मतदाता को पता था कि मेरा सांसद नहीं है, ये देश का प्रधानमंत्री है, और 400 पार के नारे पर बैठा हुआ है और फिर से प्रधानमंत्री बनेगा। उसके बावजूद वहां की जनता ने इनको वोट क्यों नहीं दिया? इसका आकलन मोदी जी करें, अमित शाह करें, और शर्मा जी करें, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को अंधेरे में रखे हुए थे, उनकी पूरी टीम करे। अब आ जाइए वापस हेमंत शर्मा पे। मोदी जी की इतनी छीछा लेदर करा के अमित शाह जी और हेमंत शर्मा जब इतना सब करा लिए, अब हेमंत शर्मा की क्या पोजीशन है? आज अगर लखनऊ आएंगे तो फिर से दरबार लगेगा, फिर से सारी कैबिनेट जाएगी रिसीव करने। ये आज की पोजीशन बताइए। देखिए महाराज जी, जो चमचे होते हैं, चमचे कुछ समय तक जुड़े रहते हैं, वो अभी तो जाएंगे ही, चमचे लेकिन नहीं, कैबिनेट जाएगी जैसे पहले जाया करती थी। आज जब वो लखनऊ उतरेंगे हेमंत शर्मा, तो कौन कौन मिलने जाएगा, दरबार लगाने जाएगा? मुझे कुछ, मेरा इतना है कि पोजीशन कुछ पहले से डाउन हुई है हेमंत शर्मा की, या अभी भी टाइट है? बहुत ज्यादा डाउन हुई है, बहुत ज्यादा डाउन हुई है, क्योंकि इन्होंने केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मतलब केवल वाराणसी ही नहीं, उत्तर प्रदेश की घटनाक्रम पर ही पूरी की पूरी, मतलब अमित शाह को और मोदी जी को उन्होंने अंधेरे में रखा। और इस सब बातों की तस्दीक तब और हो गई जब इन्होंने दूसरे दिन लेख लिख दिया कि अखिलेश यादव का चमत्कार बताने लगा इन्होंने। अब मुझे एक बात बताइए, मैं ज्यादा जानता नहीं हूं कि गुजराती लोग जब नाराज हो, ऐसे गुजराती लोग तो बिजनेसमैन होता है, वो तो नाराज होबे नहीं करता है, ये तो आप भी जानते लेकिन हैं। मन में तो रहेगा ही ना कि ये आदमी नहीं, हमको मन अंधेरे में में रखा। रहेगा, पर गुजराती बिजनेसमैन होता है, वो तेज ऊंची आवाज में बोलबे नहीं करता है। पर जो उत्तर प्रदेश का जो भोजपुरिया होता है, खाटी बनारसी टाइप आदमी, वो तो भोजपुरिया ट्रीटमेंट देता है।
और महाराज जी तो खांटी गोरखपुर के हैं, वो भी महाराज जी देखिए अभी तो थोड़ा सा शांत है महाराज जी। और जैसे और एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि एक नैरेटिव ये बनाया गया है कि महाराज जी का नरेंद्र मोदी जी से संबंध खराब है, तो ऐसा नहीं है। महाराज जी का नरेंद्र मोदी जी से संबंध पूरी तरह से ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी को पता है कि 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए हैं, हो सकता है कि 5 साल किसी तरह से पूरा हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, उनका तो खेल खत्म है। लेकिन मुझे ये आने वाला मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ कुछ भोजपुरिया ट्रीटमेंट तो नहीं हो जाएगा हेमंत शर्मा का अब की बार लखनऊ आने पे? अब देखिए तो लखनऊ आएंगे तो पता चलेगा, जो भोजपुरिया वाले हैं वैसे ट्रीटमेंट जो करने की वैसे जरा तैयारी कर पता रहे हैं। लगाइए कि जब से 4 जून के बाद एको बार लखनऊ आए हैं कि नहीं आए हैं? नहीं, शायद अभी आए नहीं है, अभी वो दिल्ली में ही है। तड़ी पार नहीं कर दिए गए हैं? नोएडा नहीं में है? तभी तो, हाँ नोएडा में ही है। नोएडा में है? नोएडा वाला भी, जी नोएडा भी तो यूपीए में आता है। नहीं नहीं, नोएडा यूपी में आता है, लेकिन वो एनसीआर है तो दिल्ली और नोएडा में ही वो रह रहे होंगे। खैर, अब आपको भविष्य क्या लग रहा है? मैं बाबा का और मोदी और अमित शाह और भाजपा की बात छोड़ दीजिए, हेमंत शर्मा का क्या भविष्य है? हेमंत शर्मा जी का भविष्य क्या है? वो पत्रकार हैं, पत्रकार बने रहेंगे, और उन्होंने शुरुआत कर ही दी है, अरे अखिलेश यादव का गुणगान कर ही पत्रकार रहे तो, हैं। अरे सुनिए, पत्रकार तो कुकुर बन के घूम रहा है, यूट्यूब करके जिंदा है, भीख मांगने की नौबत आ गई है। आप नहीं जानते हैं, गली गली खाक छान रहा है, बड़ा बड़ा पत्रकार। ये तो पत्रकार का जे भी नहीं है, जे से आप समझते होंगे क्या है मेरा मतलब। लाइट फिर गई, खैर लाइट चली गई है। और सौरभ भाई से हमारा लखनऊ में तीसरी बार आज लाइट कटी है जब से मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। तो मैं इस कार्यक्रम को, सौरभ भाई से हमारा संपर्क कट गया है, पर बड़ा मजा आ रहा था बात करने का। कर चलिए, इस वीडियो को मैं यहाँ कंक्लूड कर रहा हूं। सौरभ भाई से मैं दोबारा बात करूंगा क्योंकि इस विषय पे अभी बहुत बातें होनी बाकी हैं। पर मुझे इतना पता है कि अब हेमंत शर्मा का भविष्य, मुझे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में या पावर सेंटर के रूप में अब बहुत उज्जवल नहीं नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो सौरभ भाई से हमारा संपर्क कट गया, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। मैं दोबारा सौरभ भाई के साथ एक वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। सौरभ भाई एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और लखनऊ में रहते हैं और वहीं रह के फ्रीलांस पत्रकारिता करते हैं। इनसे हम दोबारा संपर्क करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।